आप कबीर को देखो, कबीर ने सब पर सवाल किया है, लेकिन कबीर जैसा आज के टाइम पे तो कोई है नहीं ना। कबीर को भी अपने उस समय कबीर ने जब अपने समाज में प्रश्न किए इतने सारे, तो उनको भी पत्थर पड़े, लेकिन आज उनको पूजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान इतना महान है, ज्ञान उनका महान है। तो ये चीजें समझो आप कि अगर आप समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करते तो आप बर्बाद हो जाएंगे। डायनासोर आज जीवित इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने आपको अपने आप को समय के साथ परिवर्तित नहीं किया, क्लाइमेट के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं किया। अगर उसने समय के साथ, क्लाइमेट के साथ एडजस्ट किया होता तो आज भी वो इस दुनिया में प्रेजेंट होता इंसानों की भांति, क्योंकि इंसानों ने अपने आप को समय के साथ एडजस्ट किया है। इसीलिए इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा जीवित है। आज का प्रमुख विषय होगा आपका संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, समय सबसे बड़ी चीज है। समय ही सब निर्धारित करता है कि कौन सही है कौन गलत है। आज जो सही है वो 10 साल बाद सही हो, ऐसा नहीं हो सकता। आज के लिए जो सही है वो कल सही हो, ये संभव नहीं है। आज जो सही है वो कल गलत हो सकता है, क्योंकि समय के साथ चीजें और परिस्थितियां बदलती हैं। चीजें और परिस्थितियां बदलती हैं, इसीलिए हमारे संविधान में इतने संशोधन हुए हैं, क्योंकि उस समय जो जरूरतें रही होंगी आज वो जरूरतें नहीं हैं। आज हम बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। देखिए, आज हमने अपने जो हमारा जो कानून दंड संहिता थी, जिसके आधार पर भारत में कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध करता था तो उसे दंड दिया जाता था, हमने उस दंड संहिता को भी परिवर्तित करा। क्यों? क्योंकि उस समय जो अपराध थे, आज बहुत वैरायटी आ गई है अपराध में। उस समय फोन का अपराध नहीं था, आज फोन के माध्यम से भी अपराध किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें ऐड करना, आज के टाइम पे प्रमुख अपराध ही यही है। प्रमुख अपराधों में ये शुमार है कि आज के टाइम पे मोबाइल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा अपराध किए जा रहे हैं। लोगों की व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया जा रहा है, लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर हम हमारे संविधान में ये संशोधन की व्यवस्था नहीं होती तो क्या हम इनको ऐड कर पाते? कदापि नहीं। तो इसीलिए हमारे संविधान में इतने अधिक संशोधन हुए हैं। तो चलिए इसी को विस्तार पूर्वक समझते हैं और जानते हैं कि संशोधन क्यों हुए हैं इतने सारे। 26 जनवरी 2019 को हमारे संविधान को लागू हुए 69 वर्ष हो गए। 69 वर्ष हो गए। 12 जनवरी 2019 तक इसमें 103 संशोधन किए जा चुके थे। 12 जनवरी 2019 तक इसमें कितने संशोधन किए जा चुके थे? 103। संशोधन प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए संशोधन की यह संख्या काफी बड़ी मानी जाएगी। आइए जानने का प्रयास करें कि इतने सारे संशोधन के पीछे क्या वजह रही है, इसके निहितार्थ क्या है, इसका क्या मतलब है, क्यों हमने इतने सारे संशोधन किए और इन संशोधनों से हमारे संविधान को क्या मिला, इससे क्या हमारे संविधान में कमजोरी आई या इससे हमारा संविधान मजबूत हुआ। इस चीज को चल रहे हैं हम बहुत बखूबी समझने। आइए जरा एक नजर संशोधन के इतिहास पर डालें। अगले पन्ने पर दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें और इससे समझने का प्रयास करें। ग्राफ में एक ही सूचना को दो भिन्न तरीकों से दर्शाया गया है। ये रहा आपका ग्राफ, ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है। एक ही सूचना है और अलग अलग तरीके से दर्शाया गया। ग्राफ एक में क्या है? एक दशक के दौरान किए गए संशोधन। एक दशक में कितने वर्ष आते हैं? 10 वर्ष, ठीक है, एक दशक। और दूसरे ग्राफ में क्या है? 10 संशोधनों की अवधि। समझ में आई बात? तो एक ही चीज है। आपके पहले दशक में कितने संशोधन हुए हैं? सिर्फ आपके हुए हैं, आपके 8-9 के करीब हुए हैं, ठीक है। और फिर सबसे ज्यादा संशोधन आपके हुए हैं 1970 के दशक में, 71 और 80 के दशक में। ये सबसे ज्यादा संशोधन किए गए हैं। और इस समय आपको पता होना चाहिए, इस समय जो 1971 से 80 का दशक है,
ये आपातकालीन दशक था, ये आपातकालीन दशक था। तो इंदिरा गांधी ने बहुत सारे ऐसे भी संशोधन किए थे जो कि गलत थे और फिर जाकर बाद में उनको सुधारा गया था। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो 1971 से 80 81 से 90 का दशक है, उस दशक में सबसे ज्यादा संशोधन किए गए हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं आगे। पहले ग्राफ में प्रत्येक 10 वर्ष के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों की संख्या को दर्शाया गया है। इसमें दिए गए स्तंभ उस अवधि के दौरान संशोधनों की संख्या को चिन्हित करते हैं। दूसरे ग्राफ में प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दिखाया गया है। आप पाते हैं कि 1970 से 1990 के 2 दशकों के दौरान बड़े स्तर पर संशोधन हुए। दूसरी ओर दूसरा ग्राफ हमें एक और ही कहानी बताता है। 1974 से 1976 बीच 3 वर्षों के अंतराल में 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। पुनः 2001 से 2003 तक ठीक 3 वर्षों के दौरान भी 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में ये 2 कालखंड बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले काल के दौरान कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी को संसद में भारी बहुमत मिला था। लोकसभा में उसके 352 सदस्य थे और ज्यादातर राज्य विधान सभाओं में भी वह बहुमत में थी। देखो, आपको मैं बता देता हूं, ये जो 1971 है ना, 1971 से लेकर 1976 के बीच ये जो है ना, ये पूरा का पूरा कांग्रेस काल है। इसमें कांग्रेस अपने फिर से पुनः, ये अगले साल जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पीरियड इंदिरा गांधी का पीरियड है और इसी पीरियड में इंदिरा गांधी आपातकाल लगाती हैं और आपातकाल में सबसे ज्यादा संशोधन होते हैं। सबसे ज्यादा संशोधन संविधान में आपातकाल के दौरान किए जाते हैं। ठीक है, तो और वो आपातकाल लगता है, आपातकाल की अवधि याद रखना, ये है 25 जून 1975। 25 जून 1975 को आपातकाल लगता है भारत में, जिसे इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये है टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम में भारत परिवर्तित होता है, सबसे ज्यादा संशोधन। तो ये जो टाइम है, यहां पर इंदिरा गांधी के पास लोकसभा में भी बहुमत था और अधिकतर राज्यों में 1971 में इंदिरा गांधी ही पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर देश की नायिका बन गई होती हैं, मतलब सबसे बड़ी नेता। उनसे बड़ी नेता उस समय कोई भी नहीं था। तो इस कारण से जो राज्यों में फिर जब चुनाव होते हैं 1972 में, तो अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार आती है, अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार। तो अब लोकसभा में भी उनके पास बहुमत था और राज्यसभा में और राज्यों की विधान सभाओं में भी। तो उनके लिए संशोधन करना कोई बड़ी बात नहीं थी, उनके लिए संशोधन पर अमल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आप तभी संशोधन बढ़िया तरीके से कर सकते हो जब आपके पास केंद्र में भी हो ताकत और राज्यों में भी हो आपकी ताकत। तब जाकर आप संविधान में जो चाहो वो परिवर्तित कर सकते हो। तो इंदिरा गांधी के पास इस समय काल में वो ताकत थी, इस समय काल में उनके पास वो ताकत थी, इसीलिए इस समय काल में सबसे ज्यादा संशोधन किए गए हैं। ठीक, आगे सुनिए। दूसरी ओर 2001 से 2003 के बीच का काल गठबंधन की राजनीति का काल माना जाता है। यह एक ऐसा भी काल था जिसमें विभिन्न राज्यों में लगभग दलों की सरकारें काम कर रही थी। इस काल की एक अन्य विशेषता भाजपा और इसके विरोधी दलों के बीच कटु प्रतिद्वंदता थी, लेकिन इस काल में 10 संशोधन किए गए। इसीलिए संशोधन केवल सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर ही निर्भर नहीं करते थे। मतलब ये जो काल था 2001 से लेकर 2003, इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और देश में गठबंधन काल चल रहा था। ये आप मान लीजिए 1990 से लेकर 1989 लगा लेते हैं, ठीक है,
1989 से लेकर 2014 तक जो देश में सरकारें रही हैं, ये सारी की सारी कोएलिशन गवर्नमेंट है। ये क्या है? कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकारें। क्या है ये? गठबंधन की सरकारें। ये अपने दम पर सरकारें नहीं थी, किसी एक पार्टी का रूल नहीं था। यहां पर दो, चार, 3, 10 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाकर अपनी सरकार बनाई थी। तो भाजपा का जो गठबंधन था उसका नाम था एनडीए, और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसका नाम था यूपीए। क्या था? यूपीए और एनडीए। अभी भी भाजपा का जो गठबंधन है उसका नाम एनडीए है। और जब कांग्रेस ने और सभी विपक्षी दलों ने आज के टाइम पे अपना एक नया गठबंधन बनाया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है? इंडिया गठबंधन। समझ में आई बात? तो यही था। तो 2014 के बाद से एक पार्टी पूरी ताकत के साथ केंद्र में बैठी हुई है। तो अब देखते हैं आगामी चुनाव में क्या होता है। ठीक। तो इस समय काल में जो 2001 से लेकर 2003 के बीच जो संशोधन हुए हैं अधिकतर, तो इसका मतलब है उस समय जो संशोधन हुए हैं वो सर्वसम्मति से हुए हैं और सभी पार्टियों का उसमें समर्थन रहा था, तभी वो हो पाए, नहीं तो हो पाना संभव नहीं थे। तो ये दो चीज आप देख रहे हो कि अगर देखो वहां पर तो एक पार्टी के प्रभुत्व ने सब कुछ किया है, लेकिन यहां पर मुद्दों ने किया है कि इसका मतलब जो संशोधन थे वो सही संशोधन थे, तभी सभी पार्टियों ने उसका सहयोग किया और उन सभी संशोधनों को पारित किया। समझ में आई बात? इस काल की एक अन्य विशेषता, ये पढ़ दिया ना पूरा, संशोधनों की संख्या को लेकर हमेशा आलोचना होती रही है। यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं। बाहरी तौर पर 69वें वर्ष की अवधि के दौरान संविधान में 103 संशोधनों की बात अजीब लगती है, लेकिन ऊपर के दोनों ग्राफ देखने से पता चलता है कि इन संशोधनों के पीछे केवल राजनीतिक सोच ही प्रमुख नहीं रही है। संविधान के पहले दशक को छोड़कर शेष दशकों में संविधान की एक धारा सी बहने लगी है। इसका अर्थ है कि संशोधन के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच बहुत मायने नहीं रखती, बल्कि ये संशोधन समय की जरूरतों के अनुसार किए गए थे। क्या इसके पीछे मूल संविधान की कमजोरियां भी काम कर रही या संविधान ही बहुत लचीला है? जी नहीं, भारत के संविधान में ऐसा कुछ नहीं। देखो आपको मैंने बता दिया जो 1973 से लेकर 1975 के बीच जो 76 के बीच जो संशोधन हुए हैं उसमें तो मैं मान सकता हूं कि वहां पर एक पार्टी प्रभुत्व में थी, जिस कारण से उसके लिए संशोधन करना बहुत आसान था। लेकिन जो 2001 से लेकर 2003 के बीच के जो संशोधन है, ये समय की जरूरत को दर्शाने वाले संशोधन हैं। ये समय की जरूरतों को दिखाने वाला संशोधन है। और फिर उसके बाद जो संशोधन हुआ वो भी समय के साथ था कि जो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल के दौरान संशोधन किए, उन संशोधनों को सही करने के लिए फिर संशोधन किए गए थे संविधान में। समझ रहे बात? लेकिन जो 2001 से लेकर 2003 का संशोधन काल है, ये दिखाता है, ये बताता है कि वो समय के जरूरतों के हिसाब से किए गए संशोधन थे। वो समय की जरूरतों के हिसाब से किए गए संशोधन हैं। समझ रहे हो? और देखो संशोधन गलत चीज नहीं है। संशोधन गलत चीज नहीं है। संविधान भंग करना गलत चीज है, संशोधन करना गलत चीज नहीं। अपनी गलतियों को पहचान कर उनका सुधार करना या समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करना कोई गलत बात नहीं है। आज से 20 साल पहले समाज का जीन्स को लेकर नजरिया अलग था, आज जीन्स को लेकर नजरिया अलग है कि नहीं है? तो वही चीज है। समय के साथ आपको, अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप रूढ़िवादी कहलाएंगे। अगर आज किसी भी घर में जीन्स पहनने से अगर किसी को रोका जाता है तो इसका मतलब उस घर को क्या पिछड़ा हुआ घर समझा जाता है उस समय जब रोका जा रहा था तो इसको क्या कहा जा रहा था? संस्कार। इसको क्या कह रहे थे कि आप अगर अपने घर में किसी को जीन्स पहनने से रोक रहे हैं तो ये कहा जाता था कि कितने संस्कारी बच्चे हैं इनके,
लेकिन आज अगर आप वही रोक रहे हो तो क्या हो रहा है, आपको रूढ़िवादी मानसिकता का माना जाता है। तो समय के साथ चीजें परिवर्तित करना बहुत जरूरी है, और अगर आप अपने आप को समय के साथ परिवर्तित नहीं करते हैं तो आप समाज के खिलाफ माने जाएंगे, आप समाज के खिलाफ माने जाएंगे। समझ में? और एक उदाहरण समझाता हूं। आज अगर आप राम पर प्रश्न कर दोगे ना, तो आज आपको लोग हिंदू विरोधी मान लेंगे, हिंदू विरोधी मान लेंगे। लेकिन आज से 20 साल पहले आप राम पर प्रश्न करोगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको क्या, आपको पढ़ा लिखा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप राम पर सवाल कर रहे हैं। आप कबीर को देखो, कबीर ने सब पर सवाल किया है, लेकिन कबीर जैसा आज के टाइम में तो कोई है नहीं ना। कबीर को भी उस समय कबीर ने जब अपने समाज में प्रश्न किए इतने सारे, तो उनको भी पत्थर पड़े, लेकिन आज उनको पूजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान इतना महान है, ज्ञान उनका महान है। तो ये चीजें समझो आप कि अगर आप समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करते तो आप बर्बाद हो जाएंगे। डायनासोर आज जीवित इसीलिए नहीं है क्योंकि उसने अपने आप को समय के साथ परिवर्तित नहीं किया, क्लाइमेट के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं किया। अगर उसने समय के साथ, क्लाइमेट के साथ एडजस्ट किया होता तो आज भी वो इस दुनिया में प्रेजेंट होता इंसानों की भांति, क्योंकि इंसानों ने अपने आप को समय के साथ एडजस्ट किया है। इसीलिए इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा जीवित है, जो सबसे ज्यादा जीवित है। ठीक है, आगे सुनिए। अब समझते हैं संशोधन की विषय वस्तु। हमने अपने संविधान में क्या बदला है, किन विषयों को बदला है, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। या लचीला है संविधान इसलिए नहीं भाई, मैंने आपको बताया ना, हमारे संविधान निर्माता इस बात को बखूबी जानते थे कि चीजें समय के साथ बदली जाएंगी, तो उन्होंने उन चीजों को भी सही कैटेगरी में डाला है कि कौन सी चीजें कैसे बदली जाएंगी और किसको लचीला बनाना है और किसको कठोर बनाना है। वो इस बात को बखूबी जानते थे और उन्होंने संविधान को उसी हिसाब से बांटा भी था कि इसको इसमें रखो, जिससे कि ये उन्हें पता था कि ये समय के साथ बदलेगा, इसीलिए उन्होंने उन चीजों को वैसे ही बांटा है। तो आप समझते हैं कि संविधान में हमने कौन कौन सी चीजों को बदला है, क्या बदला है हमने अपने संविधान में। अब तक किए संशोधन को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे संशोधन शामिल किए गए हैं जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के हैं और ये संविधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने, उनकी व्याख्या करने तथा छिटपुट संशोधन से संबंधित है। उन्हें केवल सिर्फ तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है। वास्तव में वे इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं करते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष 15वां संशोधन करना और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन 54वां संशोधन इसी बात के उदाहरण हैं। तो कुछ संशोधन ऐसे तकनीकी हैं जिनमें कुछ शब्दों का फेरबदल किया गया है। तो ये जैसे 15वां संशोधन और 54वां संशोधन ये सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, जिसमें उम्र को बढ़ाया गया है और आय से संबंधित, वेतन से संबंधित प्रावधान को सही से सेट किया गया है। एक अन्य उदाहरण के रूप में हम विधायिकाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी उपबंधों को ले सकते हैं। मूल उपबंध में आरक्षण की बात 10 वर्ष की अवधि के लिए कही गई थी, किंतु इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अवधि को प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाना आवश्यक समझा गया। इस संबंध में अब तक 6 संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इन संशोधनों के मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये केवल तकनीकी संशोधन है। तो ये जो है ये तकनीकी है, ये कोई मोटा फेरबदल नहीं है, ये कोई बड़ा फेरबदल नहीं है। तो इस प्रकार इस चीज में 6 बार संशोधन किया जा चुका है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में
जाति के आधार पर भेदभाव मौजूद है, इसीलिए प्रतिनिधित्व के मामले में भी जाति का ख्याल रखा जा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम पर आरक्षण दिया गया हो। क्या आपको राष्ट्रपति के पद से संबंधित चर्चा याद है? मूल संविधान में यह माना गया था कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस संबंध में बाद में एक संशोधन किया गया और अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट कर दिया गया कि मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। क्या इस संशोधन में वास्तव में कोई अंतर पड़ा है? इसे स्थापित परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है, अर्थात इस संशोधन में केवल संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या भर की गई। तो बहुत से ऐसे संशोधन हैं जिनसे स्पष्टीकरण किया गया है संविधान का, कोई खास नहीं। पहले भी राष्ट्रपति भारत के मंत्री परिषद की सलाह को मानता था, लेकिन उसको और स्पष्ट कर दिया गया कि उसे मानना जरूरी है, वो उनकी सलाह को ठुकरा नहीं सकता। पहले भी पता था सबको कि भारत के राष्ट्रपति को जो भी करना है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर ही करना है, और उसी बात को बाद में और स्पष्ट कर दिया गया, कुछ खास अंतर नहीं किया गया। सिर्फ आगे सुनिए, व्याख्याएं विभिन्न दृष्टिकोण। देखो, जिसकी जैसी नजर होती है उसकी वैसी व्याख्या होती है। मेरा किसी चीज को देखने का नजरिया कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है। आज के समाज में कुछ लोग रिलेशनशिप को अलग दृष्टिकोण से देखेंगे और कुछ लोग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। वो देखने का नजरिया है। हमारे बड़ों के लिए वो गलत हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो गलत नहीं हो सकता। हम मानते हैं कि वो जीवन को समझने का एक नजरिया है, तरीका है। अगर हम उस चीज को नहीं समझेंगे तो हम जीवन को नहीं समझ पाएंगे। तो वही चीज है कि संविधान में भी जो व्याख्या संबंधित संशोधन हुए हैं वो व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। व्यक्ति जैसा व्यक्ति होता है उसका संशोधन भी वैसा किया जाता है। आज के टाइम पे कोई और आएगा तो कोई और तरीके से करेगा, कोई और आएगा तो कोई और तरीके से करेगा। व्याख्या का संबंध, जब भी संविधान संबंधी व्याख्या में संशोधन हुआ है तो वो व्यक्तिगत व्यक्ति पर निर्भर हुआ है, उसमें किसी और का हाथ नहीं। जैसे सुनो, संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे। संविधान के अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं। इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रमाणित सिद्ध करना पड़ता है। प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों की अपने अपने तरीके से व्याख्या करती हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम लक्षण है। कई बार संसद इन न्यायिक व्याख्याओं से सहमत नहीं होती और उसे न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। 1970 से 75 के दौरान ऐसी अनेक परिस्थितियां पैदा हुई। तो 1970 से जो 75 का दौर है ना, इस समय सरकार कुछ भी काम करती, अर्थात इंदिरा गांधी कुछ भी काम करती थी तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें जरूर दखल अंदाजी कर देता था। और आपको पता है कि संविधान की रक्षा करने का अधिकार जहां सर्वोच्च न्यायालय के पास है, वही संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार हमारी विधायिका के पास है। तो जब भी आपकी सर्वोच्च न्यायालय इंदिरा गांधी जी के द्वारा किए गए किसी काम पर संवैधानिक टिप्पणी करती तो अपनी चीज को सही सिद्ध करने के लिए इंदिरा गांधी जी संविधान में ही संशोधन कर देती और उसकी व्याख्या को स्पष्ट कर देती थी। उसकी व्याख्या, तो यहाँ व्याख्या संबंधी संशोधन है, यहाँ पर कोई बड़े संशोधन नहीं है, क्योंकि व्याख्याओं के कारण आपकी विधायिका और आपकी सर्वोच्च न्यायालय के बीच बहुत ज्यादा मतभेद पैदा हो रहे थे। जैसे आपने केशवानंद भारती नाम का केस सुना होगा, जो आपके किस मौलिक अधिकार से संबंधित, संपत्ति के मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद पर था। तो उस चीज में भी इसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था।
न्यायपालिका तथा अधिकारों से संबंधित अध्यायों में आप संसद तथा न्यायपालिका के बीच उठने वाले विवादों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस संबंध में हम 3 दृष्टांतों का उल्लेख कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते रहे हैं। इसी प्रकार निजी संपत्ति, सुन लो, यही वाला बताया था मैंने। इसी प्रकार निजी संपत्ति के अधिकार के दायरे तथा संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच विवाद उठते रहे। 1970 से 75 के काल में संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए। तो ये सारे के सारे व्याख्या संबंधित संशोधन थे। इसमें कोई संविधान में बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि इस दौर 1970 से 75 में भारतीय राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इसीलिए हमारा संवैधानिक इतिहास पूरे तौर पर इस काल की राजनीति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अगले वर्ष स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय आपको इस बारे में और जानकारी मिलेगी। जब आप भारतीय राजनीति को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा 1970 से 75 के दौरान भारत में क्या क्या बदला है, क्यों इस दशक में सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन हुए हैं और क्यों आपकी सर्वोच्च न्यायालय और आपकी संसद के बीच में इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए। संवैधानिक व्याख्याओं को लेकर, डेफिनेशंस को लेकर इतने ज्यादा क्यों मतभेद पैदा हुए, इसको भी आप बखूबी समझ पाएंगी इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, आगे सुनिए। राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन, सभी लोग एग्री हो गए और संशोधन हो गया। तो वो कौन से विषय थे, सुनिएगा बहुत ध्यान से। तीसरे, बहुत से संशोधन ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जा सकता है। एक अर्थ में कहा जा सकता है कि ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे। देखो, ये जो संशोधन हुए, इसका मतलब इन सभी मुद्दों पर सब लोग सहमत थे, तभी हो पाए, नहीं तो इस प्रकार से आत्म सहमति से हो पाना कोई काम भारतीय संसद में संभव नहीं था। समझ में आई बात? और ये तभी हुए जब सबको ये लगा कि ये संशोधन होने बहुत जरूरी है, सब उन संशोधनों पर सहमत थे, तभी ये संशोधन हुए थे। सुनना, तो वो कौन से? एक अर्थ में कहा जा सकता है कि ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे। वास्तव में 1984 के बाद किए गए अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। यहाँ एक बार पुनः पिछले प्रश्न को याद करें। गठबंधन सरकारों के बावजूद इतने संशोधन क्यों किए गए? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इनमें से कई संशोधनों के पीछे व्यापक आम सहमति काम कर रही थी। राजनीतिक उथल-पुथल के इस दौर में हम अनेक संशोधनों को आकार लेते देखते हैं। संशोधन के इस दीर्घ क्रम की शुरुआत दल बदल विरोधी कानून 52वां संशोधन से हुई थी। सबसे पहले दल बदल कानून के माध्यम से संशोधन की शुरुआत की गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत से नेता दल बदल कर रहे थे, तो उस दल बदल को रोकने के लिए संविधान में ये संशोधन किया गया और उसी से शुरुआत हुई, और वो था 52वां संशोधन। दल बदल संशोधन कौन सा है? 52वां संशोधन है। ठीक है, क्योंकि इस चीज से सारी की सारी पार्टियां परेशान थी कि उनके विधायक जीतने के बाद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो इस चीज से सब परेशान थे। इसीलिए सभी पार्टियों ने इस पर सहमति जताई और इस चीज को पारित कराया। दल बदल विरोधी कानून 52वां और 51वां संशोधन के अलावा इस काल में मताधिकार की आयु को 21 से हटाकर 18 करने के लिए संविधान में 61वां संशोधन हुआ और 73वां और 74वां संशोधन किए गए। 73वां और 74वां किससे संबंधित है? स्थानीय शासन। स्थानीय शासन से। ठीक है,
इस काल में नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी संशोधन किए गए। सन 1992-93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ और इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई। तो ये भी संशोधन थे जिन पर सरकार ने आम सहमति से संशोधन किए। तो ये संशोधन वो संशोधन है जिनमें सारी पार्टियां एग्री थी और वो संशोधन हो गए। ठीक है, विवादास्पद संशोधन अब आते हैं। विवादास्पद जिन पर एग्री नहीं थे और फिर भी वो हुए, कैसे, कौन है वो? हमारी अब तक की चर्चा से यह भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर आज तक कोई विवाद ही पैदा नहीं हुआ। बहुत से विवाद पैदा हुए। सच्चाई यह है कि 70 से 80 के दशक में इन संशोधनों को लेकर विविध और विधि मतलब सर्वोच्च न्यायालय और राजनीति के दायरे में भारी बहस छिड़ी थी। 1971 से 1976 के काल में, अंडरलाइन करना, 1971 से 1976 के काल में विपक्षी दल इन संशोधनों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनका मानना था कि इन संशोधनों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल संविधान के मूल स्वरूप को बिगाड़ना चाहता है। इस संबंध में 38वां, 39वां और 42वां संशोधन विशेष रूप से विवादास्पद रहे। और ये क्यों विवादास्पद रहे? क्योंकि ये सारे के सारे संशोधन आपातकाल के दौरान किए गए हैं, इसीलिए ये सारे के सारे संशोधन विवादास्पद रहे। जून 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा की गई। ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। अंडरलाइन करना, इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। पिछले 3 दशकों में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर देश की सभी संस्थाओं में सहमति पैदा हुई है। इधर देख लो, बाद में कर लेना मैसेज। ठीक है, तो ये संविधान में जो ये संशोधन है, ये जो आपके 38वां, 39वां और 42वां संशोधन, ये भारतीय संविधान के सबसे ज्यादा विवादित संशोधनों में से एक। क्यों? क्योंकि इसने भारत के संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने का प्रयास किया था। इसीलिए इन संशोधनों को बाद में रद्द भी कर दिया जाता है। वास्तव में 42वां संशोधन एक बड़ा संशोधन था। इस अंडरलाइन कर लो, 42वें संशोधन में क्या हुआ? इसने संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक प्रकार से यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद मामले में दिए गए निर्णय को भी चुनौती थी। यहां तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आपने मूल कर्तव्यों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। उन्हें संविधान में किसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखना, मौलिक मूल कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। तो वो कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान का 42वां संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह कहा जाता है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्से को नए सिरे से लिखा गया। क्या आप जानते हैं कि इन संशोधनों के द्वारा संविधान की प्रस्तावना 7वीं अनुसूची तथा 73वीं अनुसूची तथा 53वें अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। जब यह संशोधन संसद में पास किया गया तो विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल में थे। इसी जेल में क्यों थे? क्योंकि आपातकाल लगा हुआ था और आपातकाल में इंदिरा गांधी जी ने अपने सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। तो विपक्ष था ही नहीं कोई, और आपातकाल में पूरी की पूरी ताकत इंदिरा गांधी के हाथ में थी। इंदिरा गांधी जैसा चाहती थी वैसा पूरे देश को चलाती थी। अगर आप पढ़ना चाहें तो अभी स्टार्ट हुआ है आपातकाल का, आप पढ़ सकती हैं, चल रहा है, तो सुन सकती हैं, समझ सकती हैं कि आपातकाल कैसा दौर था भारतीय राजनीति का। तो आप, हाँ, 12th क्लास में अभी चल रहा है। ठीक है,
इसी पृष्ठभूमि में 1977 के चुनाव हुए और सत्ताधारी दल कांग्रेस की हार हुई। नई सरकार ने इन विरोधाभासी संशोधनों पर पुनः विचार करना आवश्यक समझा और 38वें, 39वें तथा 42वें संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांश को 43वें और 44वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया। इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया। तो इस प्रकार से जो आपका 43वां और 44वां जो संविधान संशोधन है, ये आपातकाल के दौरान संविधान को जो क्षति पहुंचाई गई थी उन क्षतियों को सही करने का काम किया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 43वां और 44वां वो संविधान संशोधन है जिसके द्वारा आपातकाल के दौरान जो संविधान में गलत चीजें जोड़ी गई थी उन गलत चीजों को संविधान से हटाया गया। ये है आपका। तो इस प्रकार से ये नहीं है कि भारत के संविधान में सब कुछ बहुत आसानी से हुआ संशोधन। जो सही थे, जो सबके लिए सही थे, उनको बहुत आसानी से मान लिया गया है और जो सही नहीं थे उन पे अच्छी खासी बहस हुई है और बहुत से विवादित भी हुए जिनको बाद में परिवर्तित भी किया गया है। और समय के साथ परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे तो आप इस समाज में जीवित नहीं रह पाएंगे। ये समाज का और दुनिया का सबसे बड़ा नियम है कि आपको अपने आप को समय के साथ परिवर्तित करना ही पड़ेगा। आज अगर मैं वही रूढ़िवादी सोच लेकर चलूं तो मैं इस समाज में जीवित नहीं रह सकता कि लड़कों के लिए कुछ अलग नियम है और लड़कियों के लिए कुछ अलग, तो वो संभव नहीं है। आज का समाज मानता है कि दोनों को एक समान अधिकार मिलने चाहिए, तो मिलने चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।